कुछ साल पहले बॉलीवुड में एक मशहूर फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, और उसमें एक बड़ा मशहूर सा गाना था जिसकी कुछ लाइनें इंडियन क्रिकेट पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं, यानी कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। अब पिछले तीन अगर आप भारतीय दौरे याद करें और इन तमाम दौरों को एनालिसिस करें या क्या गलतियां भारतीय टीम लगातार कर रही है उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो एक चीज कॉमन नजर आएगी, वो है प्लेइंग 11 को लेकर कंफ्यूजन। और इसका सोल्यूशन ना तो टीम मैनेजमेंट ढूंढ पाई, ना सेलेक्टर्स ढूंढ पाए, और अब हालात ऐसे हैं कि लगभग हर मैच के बाद टीम मैनेजमेंट पे उंगलियां उठती हैं, किसको खिलाया जाए किसको नहीं खिलाया जाए, इसको लेकर सवाल खड़े होते हैं। एशिया कप आप याद करें, भारतीय टीम लीग स्टेज में बाहर हो गई और वहां पे दीपक हुड्डा को ना खिलाए जाने पे, उनको गेंदबाजी ना कराए जाने पे बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। और जब भारतीय टीम का सफर खत्म हुआ तो उसका पूरा एनालिसिस जब हुआ तो नतीजा ये निकला कि प्लेइंग 11 को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, जिसकी वजह से सही कॉम्बिनेशन भारतीय टीम दुबई के मैदान पर नहीं उतार पाई। नतीजा ये कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल्स के लिए। अब वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम पहुंची, सेम वही कंफ्यूजन और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था। अगर आप मैच दर मैच याद करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं सारे मैचेस कवर कर रहा था, लगभग हर मैच के पहले जो मेरा एनालिसिस होता था, यानी कि मेलबर्न जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ मैच हमने खेला, एक बड़ा मैदान जहां पर यजुवेंद्र चहल को खिलाए जाने की बहुत बात थी, वहां पर उनको ड्रॉप करके अश्विन को खिलाया गया। अश्विन ने कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया, फील्डिंग में भी कई लैप्सेस हुए, और भारतीय टीम अगर वो मैच हारती तो शायद अश्विन एक बड़ा उसका कारण होते हैं। लेकिन अश्विन को लेकर लगातार भारतीय टीम मैनेजमेंट परसिस्ट करती रही। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया में ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स है वो सभी यजुवेंद्र चहल को खिलाए जाने की बात कर रहे थे। और जब भारतीय टीम का कारवां सिडनी पहुंचा, जो स्पिन फ्रेंडली स्टेडियम के नाम से मशहूर है, यहाँ जहां पर एशियाई कंडीशंस रहती हैं, वहां पर भी भारतीय जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने चहल को दरकिनार करते हुए अश्विन और अक्षर पटेल पर भरोसा दिखाया। चलिए, वो मैच तो हम जीत गए। फिर हम पहुंचे पर्थ, और पर्थ की भी कहानी कुछ ऐसी थी। एक बड़ा मैदान जहां पे ब्रीज बड़ा फैक्टर होती है, वहां के डायमेंशंस जो होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब ब्रीज अच्छी होती है तो फिर लेग स्पिनर्स को बहुत फायदा होता है। आप शेन वॉर्न का रिकॉर्ड उठा के देख लें, लोग सोचते हैं कि पर्थ में पेस बॉलर्स को बहुत मदद मिलती है, लेकिन एक्चुअली जहां पर बाउंस अच्छा है, जहां पे बॉल अच्छा कैरी करता है, वहां पे लेग स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। और इसी वजह से पर्थ में शेन वॉर्न का रिकॉर्ड इतना जबरदस्त रहा है। बहरहाल ना तो रिकॉर्ड टीम मैनेजमेंट को समझ आ रहा था और ना ही जो डिमांड्स थी मैदान की। नतीजा ये हुआ कि पूरा टूर्नामेंट, यानी पर्थ के बाद हम एडिलेड पहुंचे, वापस मेलबर्न गए, फिर हम एडिलेड आए सेमीफाइनल के लिए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो था कंफ्यूजन प्लेइंग 11 को लेकर। और इस कंफ्यूजन के साथ साथ सोल्यूशन बार बार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी किए जाते हैं कप्तान और कोच से, लेकिन सोल्यूशन का बिल्कुल पता नहीं होता। बहरहाल जब वर्ल्ड कप में हारे और उसके 4 दिन के बाद भारतीय टीम नए कप्तान और नए कोच के साथ न्यूजीलैंड पहुंची, तो न्यूजीलैंड में भी कुछ कहानी ऐसी थी। हालांकि वहां थोड़ा सा सोल्यूशन आपको नजर आया, यजुवेंद्र चहल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन संजू सैमसन को लेकर फिर सवाल खड़े होने शुरू हुए कि आखिर संजू सैमसन को टीम में जगह क्यों नहीं दी जा रही। अब थोड़ा सा जो घालमेल नजर आता है कि आप फॉर्म को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं या आप उन खिलाड़ियों पे भरोसा दिखा रहे हैं जिनमें टैलेंट है, यानी उनकी प्रतिभा को आप जहन में रख के या उनके पास जो परफॉर्मेंस है उसको जहन में रख के आप बार बार उनको टीम में खिलाते चले जा रहे हैं। ऋषभ पंत को लगातार मैचेस खिलाए गए। आप तीनों T20 मैचेस याद कर लें, एक तो बारिश की वजह से धुल गया, चलिए 2 मैचेस खेले, एक तरह से आउट हुए, शॉर्ट पिच गेंद और अपने पुल शॉट खेला, और डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग खड़ा है जिनके हाथ में गेंद जाना तय रहता है, यानी कि छोटे से मैदान को भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो न्यूजीलैंड के मैदान है और जो डायमेंशंस है उसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है, और उसको समझकर प्लेइंग 11 खिलाना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बहुत बड़े बड़े मैदान है जहां पर अलग तरीके के शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज चाहिए, और जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं यानी कि डायमेंशंस अलग होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑकलैंड में खेलना है, ईडन पार्क में, तो बहुत ही तिकोना सा मैदान मिलता है जहां पे फाइन लेग और आपका थर्ड मैन बहुत छोटा होता है, और इसको ध्यान में रख के अगर आप बल्लेबाज चुनते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये सोल्यूशन हम यहां से बता पा रहे हैं, शायद टीम मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए प्लेइंग 11 को लेकर T20 सीरीज में जो कंफ्यूजन चल रहा था वो टीम मैनेजमेंट बदलने के बाद, यानी कि कप्तान बदल गया, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत हो गए वनडे सीरीज में, लेकिन वहां पर भी प्लेइंग 11 को लेकर सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाई टीम। एक मैच बारिश की वजह से धुला, दूसरा मैच, यानी पहला मैच हम हार गए थे, दूसरा मैच बारिश की वजह से धुल गया, और तीसरा मैच अब होने वाला है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार हम प्लेइंग 11 को लेकर कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे? शायद जवाब ना होगा, क्योंकि जो टीम की डिमांड है इस समय, टीम की डिमांड है कि 6 बॉलिंग ऑप्शन आपको चाहिए। अगर अब आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको दीपक हुड्डा को खिलाना पड़ेगा, और अगर आप दीपक हुड्डा को खिलाते हैं तो फिर आप किसकी जगह खिलाएंगे? और जाहिर सी बात है संजू सैमसन की यहां पर बली फिर चढ़ सकती है। हालांकि फॉर्म के लिहाज से जाएं
तो फिर ऋषभ पंत की टीम में जगह नहीं बनती। आप के श्रीकांत का स्टेटमेंट उठा लें, जो पूर्व सेलेक्टर हैं और भारतीय टीम के कप्तान भी रहे। आप पार्थिव पटेल का स्टेटमेंट उठा लें, या दुनिया भर के जितने क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका अगर आप स्टेटमेंट उठाएं, तो एक बात साफ नजर आएगी कि ऋषभ पंत को थोड़ा सा ब्रेक दिया जाना चाहिए, और आप संजू सैमसन जो इन फॉर्म बैट्समैन है उनको आप प्लेइंग में 11 में लेके आए। लेकिन ये बात शिखर धवन को कौन समझाएगा, या वीवीएस लक्ष्मण जो टीम के साथ एज अ इंटरिम कोच ट्रैवल कर रहे हैं, उनके जहन में कैसे डाला जाए। क्योंकि संजू सैमसन देखिए, उनके टैलेंट पे कोई शक आप नहीं कर सकते, जिस तरह से वो मैचेस फिनिश करते हैं आईपीएल के मैचेस में खासतौर से, या ओडीआई रिकॉर्ड आप देख लें, पिछले जो 4 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले लगभग 80 के ऊपर का उनका जो औसत है वो रहा है, और साथ ही उनका स्ट्राइक रेट कमाल कर रहा है। तो ऐसे बल्लेबाज को अगर आप साइडलाइन करते हैं या बाउंड्री के बाहर बिठाते हैं, तो फिर परेशानी और टेंशन होना लाजमी है। और इसीलिए हम सब बार बार प्लेइंग 11 को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा है उस पर बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, 1 मैच 2 मैच में अगर ये इस तरह के कंफ्यूजन होते हैं, तो समझ में आता है कि टीम मैनेजमेंट की मजबूरी है एक पर्टिकुलर खिलाड़ी को साथ में लेकर चलना और उस पर अपना भरोसा दिखाना। लेकिन जब 3 दौरे यानी 3 इंपॉर्टेंट टॉर्स निकल जाए, जहां पर आप 2 टॉर्स में आप बुरी तरह से फेल रहे हैं, यानी कि दुबई जहां पे एशिया कप खेला गया, फिर वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और दोनों ही जगह इत्तेफाक से मैं था और मैं अपनी आंख से देख रहा था कि क्या कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, किस तरह से नेट सेशन में होता है, और नेट सेशन का उल्टा हमें प्लेइंग 11 जब बनती है तो वहां देखने को मिलता है। यानी कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन इस समय भारतीय के साथ चल रहा है, और ये कंफ्यूजन तब और बढ़ गया जब सिलेक्शन कमेटी को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि जो काम या जो मदद आपको सिलेक्शन कमेटी कर सकती थी, वो अब सिलेक्शन कमेटी आपके साथ नहीं है। दिसंबर तक नई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनेगी, इंटरिम तौर पर ये सिलेक्शन कमेटी काम करती रहेगी, और कुल मिलाकर जो कंफ्यूजन है वो शायद खत्म होने का नाम नहीं लेगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोशिश अब लगातार शुरू हो चुकी है, जिस पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के साथ जो एक मीटिंग होनी है बांग्लादेश जाने से पहले, उसमें क्या कुछ इस कंफ्यूजन का सलूशन भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वो ढूंढ पाती है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भारतीय टीम जिस तरह से मझधार में फंसी हुई है, और जिस तरह से बड़े स्कोर्स बना के भी आप हार रहे हैं, छोटे स्कोर्स आपसे डिफेंड नहीं हो पा रहे, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि इस कंफ्यूजन का जितनी जल्दी टीम मैनेजमेंट सोल्यूशन निकाल ले, शायद उतना ही बेहतर होगा।